स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 20 अक्टूबर और आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। जो एक आर्टिकल आज एनालिसिस के लिए हमने सेलेक्ट किया है वो है अ न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है पूरे आर्टिकल का जो क्रक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली राइटर इसमें जो है हाईलाइट कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े चेंजेस हैं वही करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें भी अगर करी जाएँ तो उनसे भी क्लाइमेट एक्शन या यूँ कह लीजिए कि जो क्लाइमेट पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत तेज़ी से जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका कुछ इफेक्ट कम किया जा सकता है। और इसमें जो है गरीब लोग हों, वल्नरेबल, मार्जिनलाइज या फिर आम आदमी भी अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लेके अगर अगर आ जाए तो हम शायद बहुत हद तक विजय पालेंगे इस क्लाइमेट के ऊपर, या फिर इस अनप्रेडिक्टेबल तरह की जो क्लाइमेट है जो होती जा रही है धीरे धीरे और जिसकी वजह से बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो रहे हैं, उनको कम कर पाएंगे। तो यही आपका पूरा का पूरा इसमें बताया गया है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया अभी जो है पूरे वर्ल्ड में मैं बता दूं कि थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है जो ग्रीन हाउस गैसेस का, आफ्टर चाइना एंड यूएस। और ज़्यादातर जो सोर्सेज ऑफ एमिशन इंडिया में होते हैं वो कोल की प्रोडक्शन की वजह से होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि राइस कल्टीवेशन जैसे पैडी कल्टीवेशन भी कहा जाता है, और कैटल का जो है वो भी बहुत बड़ा रोल है मीथेन एमिशंस में। और हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा एमिशंस हैं वो ग्लोबल एवरेज से तो कम है ही, इसमें कोई शक नहीं। वहीं कंट्री ने जो है आपका ऐसा प्लेज लिया है कि 33 से लेके 35% हम रिडक्शन करेंगे अपनी इमिशन इंटेंसिटी में 2030 तक, और ये ऐसा टारगेट रखा गया था पीछे पेरिस कमिटमेंट में। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने ये भी आपका कमिटमेंट किया है कि ट्री कवर जो है हम वो भी बढ़ाएंगे ताकि वो एडिशनल कार्बन सिंक कर सके, 2500 से लेके 3000 मेट्रिक टन जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर सके, वो भी 2030 तक। वहीं इंडिया ने ये भी आपका इनिशिएटिव लिया था कि वो इंस्टॉल करेगा 5 गीगावाट विंड को बाय 2022 एंड 30 गीगावाट तक आपका टारगेट रहेगा 2030 तक। हाँ, हालांकि ये अभी भी जो है आपका हम इस टारगेट के करीब नहीं आए हैं। वहीं इंडिया ने जो है ये भी कहा था कि क्लाइमेट की प्लेज लेंगे हम कि 70% जो उसकी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका कोशिश करेगी कि रिन्यूएबल्स के ऊपर जो है मूव करने की। ऑल्दो हम इसकी भी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी जो है हम इसके पास आ जाएंगे। वहीं टारगेट ये भी लिया गया था कि 10 गीगावाट जो है आपका बायो एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे बाय 2022 तक। अभी इन सब टारगेट्स के थोड़े हम दूर हैं, अभी तो हमने ये अचीव करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन हाँ हमने इनिशिएटिव ज़रूर लिए हैं ताकि जो है हम इनके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें। तो बात करते हैं कि पर्टिकुलर इस आर्टिकल में क्या कहना चाहते हैं राइटर कह रहे हैं कि लगातार जो है वर्ल्ड में मल्टीपल क्राइसिस जो है एमर्ज होते जा रहे हैं, चाहे वो हमने धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश की कोविड-19 से, उसके बाद जो है डिवास्टेटिंग जो है एनर्जी का क्राइसिस हो गया क्योंकि वॉर हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में, और उसके बाद जो है फूड की भी दिक्कतें आने लगी, और अब जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होने लगा है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरी तरफ जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्स हैं वो भी आपका डिक्लाइन हुए हैं, कम हुए हैं, और अभी जो करंट में सिचुएशन है उसमें ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और बायोडाइवर्सिटी। ये जो है 3 चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करने की अभी आवश्यकता है। और अभी एक डेटा के अकॉर्डिंग 9 ऑफ द वार्मेस्ट ईयर्स जो हैं हमारे रिकॉर्ड में हैं, और पिछले एक दशक में यानी कि 10 साल के अंदर जो 9 ईयर्स हैं वो सबसे वार्मेस्ट ईयर्स रहे हैं, और जिसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी हुई है, जैसे हीट वेव्स की इस साल, और फ्लड्स कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा आए हैं। इवन दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भी आपका 27 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं कई जगह जो है आपका इतनी ज़्यादा ड्रॉट है कि वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। तो ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वेदर है जो बहुत ही अनइवन है और अनप्रिडिक्टेबल है। वहीं आप जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट हो या COP26 समिट जो ग्लासगो में हुई थी लास्ट ईयर 2021 में, इसमें सभी कंट्रीज़ ने जो है ये कोशिश की थी और ये कसम भी खाई थी कि हम जो है एक कलेक्टिव स्टेप्स लेंगे सारी कंट्रीज़ मिलके ताकि एमिशंस को जो है लिमिट किया जा सके। लेकिन अभी भी हम कहीं आसपास नहीं हैं जो हमारा टारगेट था कि बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा टारगेट था कि उससे ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही हम जो है टेम्परेचर बढ़ने देंगे, लेकिन अभी भी इसके कोई भी आसपास हम नहीं हैं। वहीं राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्री की जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस क्राइसिस में रिस्पॉन्ड करने की। वहीं कंज्यूमर्स भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड्स को रोकने में।
कंज्यूमर से यहाँ मतलब हर किसी के लिए है, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो। और इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि COP26 हुई थी नवंबर 2021 में ग्लासगो में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि अगर स्मॉल इंडिविजुअल्स जो हैं आपका, वो भी छोटे 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 एक्शन लेंगे तो भी हम जो है प्लानिट के फेवर में कर सकते हैं इस पूरे के पूरे टेम्परेचर चेंज को। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, जैसे कि हम अपने घर पे एनर्जी को बचाएं, या जो साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट है, जो 3R कॉन्सेप्ट है आपका, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हम रिसाइकिल करने की प्रोडक्ट्स को। और वहीं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह हम कोशिश करें साइकिल्स वगैरह यूज़ करना, अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट को यूज़ ना करें, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करें, या हम साइकिल को यूज़ कर सकते हैं अपने डेली उसमें कम्यूटेशन करने के लिए आसपास की जगहों पर। वहीं जो कस्टमर्स हैं, जो उनकी डिमांड होती है, उनको भी जो है क्लाइमेट फ्रेंडली चॉइसेस जो है आपका ऑप्ट करनी चाहिए, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो है यूज़ करने चाहिए जो क्लाइमेट फ्रेंडली हैं। जैसे हम जो खाना वाना खाते हैं बाहर सड़क पे किसी फूड स्टॉल पर, तो वहाँ प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, वो ना यूज़ कर हमें ऐसी जगह खाना चाहिए जहाँ पे पत्तों में दिया जाता है खाना, ताकि उसको क्या है कि उसे डिकम्पोज करने में आसानी रहती है। तो वही आपका जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर पॉजिटिव बिहेवियर हम इनकरेज करें तो उससे जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इवन छोटे छोटी जगहों पे भी हमें डिस्करेज करनी चाहिए ऐसी फूड वेस्टेज वाली जो बड़े बड़े कैफेटेरियाज़ हैं, वहाँ पे जो हम खाना दिया जाता है हमें प्लास्टिक की बड़ी प्लेट में दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो जो प्लेट्स हैं वो आपका डस्टबिन में जाती हैं, वेस्ट में जाती हैं, और ओवरऑल जो है वो रिसाइकल भी नहीं हो पाती। वहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए। हर प्रोडक्ट को जो है बार बार रीयूज़ किया जा सके उसे रिसाइकिल करना चाहिए। वहीं गवर्नमेंट को जो है साइकिल पाथ्स बनाने चाहिए। सड़क के आसपास जो है आपका, ये सड़क है अगर मेन, तो इसकी बगल में एक साइकिल पाथ बनाना चाहिए जहाँ पे लोग साइकिल से जो है ड्राइव करके कहीं अपनी जगह पे दूसरी जगह पे जा सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका करने के लिए कहीं हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो 2/3 ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो हाउस होल्ड कंजम्पशंस और लाइफस्टाइल की वजह से ही आती हैं। तो अगर हम अपने बिहेवियर में ग्रीनर कंजम्पशन हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है हम क्लाइमेट के ऊपर जो है कंट्रोल कर सकेंगे। आगे जो है राइटर वो बताना चाहते हैं कि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बार बार जो है बात की है कि वर्ल्ड को जो हम प्रो प्लैनेट पीपल बनाएंगे बाय 2027 तक, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सिंपल लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट कर सकें ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज दिखाई दे सके। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है जो इंडिया में पहले हुआ भी है वो है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ सब ने मिल के काम किया था। लोअर लेवल के जो लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन्होंने भी जो है इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। और आज नौबत ये है कि हमने एक अच्छा हेल्थ एंड सैनिटेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा कर दिया है स्वच्छ भारत मिशन के प्रति। और आप देखेंगे कि 2014 में से लेकर अब तक देखिए कुछ 38% जो रूरल विलेजेस हैं वो ऐसी रह गई थी जहाँ पे टॉयलेट्स कभी नहीं थे। ऑल्दो बाकियों में टॉयलेट्स थे लेकिन लोग फिर भी बाहर जाया करते थे, लेकिन जो 38% पॉपुलेशन बिल्कुल टॉयलेट के बगैर ही रह रही थी, और आज जो है इस 38% को भी हमने टॉयलेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आज जो डेटा है वो ये कहता है कि 100% हम जो है ओपनली डिफिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कितना बड़ा जो है आपका इतने इंडिया जैसे एक बड़े देश में कोई आपका कैंपेन चलाया गया और इंडिविजुअल्स ने और कम्युनिटीज़ ने सभी ने सपोर्ट किया और बाद में सक्सेस भी अचीव हुआ। वहीं राइटर बताते हैं कि जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, इनफैक्ट जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है उसका अगर टोटल भी कर दिया जाए तो वो 1% ऑफ वेल्दीएस्ट के बराबर जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है रिलीज़ नहीं करता। मतलब जो सबसे लीस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं, उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% ऑफ द वेल्दीएस्ट से भी कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है आपका जो एजेंसीज़ हैं वो सपोर्ट चाहती हैं इन लोगों का, ताकि इन लोगों का एक बड़ा सपोर्ट हो, वो पार्टिसिपेट करें ग्रीन इकोनॉमी में। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेडिशनल चेंजेस कर कर अपने बिहेवियर को चेंज करें, अपने बिहेवियर को चेंज करके जो है प्रो प्लैनेट के प्रति जो है आपका उनकी दया भावना हो, ताकि उन्हें एहसास हो कि धरती जो है आपका एक हैबिटेबल प्लेस बन सके। वहीं राइटर ये भी मानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है बोझ अपने कंधों पर लेना चाहिए, क्योंकि एवरेज अगर देखा जाए तो जो कार्बन फुटप्रिंट एक पर्सन का है हाई इनकम कंट्रीज़ में वो 80 गुना ज़्यादा है, 80 टाइम्स हायर है उस पर्सन से जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में रह रहा है।
मतलब जो लोग अमीर हैं या फिर यूँ कह लीजिए जो हाई इनकम कंट्रीज़ के लोग हैं वो 80 टाइम्स ज़्यादा जो है आपका रिलीज़ करते हैं आपका कार्बन फुटप्रिंट्स एज़ कम्पेयर टू द वन वो पर्सन जो आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहता है। महात्मा गांधी जी की एक कोटेशन भी है जो क्लाइमेट को लेके है कि द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। मतलब वर्ल्ड में जो है सबकी ज़रूरत के लिए सबकी ज़रूरत को कैटर करने के लिए तो इनफ है, लेकिन किसी की अगर ग्रीड है, किसी की लालच है, उसको कैटर करना जो है बहुत ही मुश्किल है इस वर्ल्ड के लिए। यही बता रखा है। आगे जो है आपका वो राइटर बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है कॉइंड किया था इंटरनेशनल स्टेज पे COP26 में, जिसे ग्लासगो समिट भी कहते हैं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे जो है पंचामृत टारगेट्स। क्या है ये पंचामृत टारगेट्स, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए पंचामृत जो होता है आयुर्वेद में और कुछ अलग उसमें हिंदू रिलीजन में पंचामृत जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें 5 चीज़ों को मिलाकर जो है आपका हवन कुंड में जो है डाला जाता है और उससे जो है पूरी की पूरी हिंदू रिचुअल्स में वर्शिप होती है। जैसे इसमें आता है मिल्क, घी, कर्ड, हनी और जैगरी। जैगरी मतलब गुड़, या इसमें कुछ शक्कर वगैरह भी कह सकते हैं। तो ये सब 5 चीज़ों को मिलाकर जो है आपका हवन कुंड में डाला जाता है और उसके बाद फिर पूजा की जाती है। तो इसी को जो है आपका बेस बनाकर प्रधानमंत्री ने जो है कॉइन किया है टर्म के पंचामृत टारगेट्स हम जो है वो करेंगे। और पंचामृत में जो इंडिया ने 5 टारगेट्स बोले थे वो ये थे कि हम अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को जो है 500 गीगावाट तक ले आएंगे 2030 तक। यहाँ नॉन फॉसिल्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो अपनी 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल से ही मीट होगी 2030 तक। तीसरी जो बात कही थी वो ये कही थी कि अपना जो कार्बन एमिशन है हमारा वो हम रिड्यूस करके 1 बिलियन तक ले आएंगे 2030 तक। वहीं चौथा जो प्रधानमंत्री ने पंचामृत में कहा था वो ये कहा था कि हम जो कार्बन इंटेंसिटी है अपनी इकोनॉमी की वो 45% तक रिड्यूस कर देंगे 2030 तक। और पांचवा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि हम जो है नेट ज़ीरो एमिशन कंट्री बन जाएंगे 2070 तक। तो ये जो है आपके 5 टारगेट्स थे जो पंचामृत के नाम से जो है आपके माने गए और इनको जो है कहा गया कि इनको हम जल्दी अपने उसमें जो है अमल कर लेंगे। वहीं जो आप जानते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है स्वच्छ भारत मिशन का। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया है। वाइब्रेंट बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, इनॉर्मस इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, चाहे रिन्यूएबल्स को लेके हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके हो, वर्ल्ड क्लास डिजिटाइजेशन प्रोग्राम हो और भी बहुत सारे जो हैं आपके एफर्ट्स लगातार हो रहे हैं। तो कोशिश इंडिया की तो यही है कि इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है शिफ्ट हो सके और एक सिंपल और एनर्जी एफिशिएंट जो है आपका स्टाइल है वो हम अपने बिहेवियर में इनकलकेट कर सकें। वहीं थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता लेता हूँ जो इसमें शायद नहीं बताया गया कि क्या इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए अगर क्लाइमेट चेंज जो है इससे क्या हो रहा है कि वेदर पैटर्न जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है और हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो बड़े लेवल पे जो है डिपेंड करते हैं मॉनसून के ऊपर अपनी प्रोडक्टिविटी को लेकर। तो अगर इस तरह से जो है पैटर्न जो है आपका बिल्कुल चेंज हो गया, अनइवन हो गया, तो इससे लोअर क्रॉप यील्ड होगी क्योंकि फार्मर्स को ये नहीं पता चलेगा कि सोविंग सीज़न जो है वो सही कौन सा है और हार्वेस्टिंग कब करें, क्योंकि बारिश मुंह उठा के कभी भी हो जा रही है, उसके बारे में कोई भी फोरकास्ट करना जो है मुश्किल हो गया है। और जो सीज़न होते थे खरीफ एंड राबी के वो भी काफ़ी हद तक जो है इम्पैक्ट हुए हैं। वहीं जो दूसरा वो है लाइव स्टॉक के ऊपर जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है बढ़ती हुई इस ग्लोबल वार्मिंग को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की और फार्मर्स जो हैं अपनी इनकम के लिए लाइव स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करते हैं क्योंकि एनिमल्स भी यूज़ किए जाते हैं अपनी मिल्क प्रोडक्शन के लिए या फिर उनको जो है आपका यूज़ किया जाता है फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। और जिस तरह के हीट स्ट्रेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं उससे होगा क्या कि जो फीड एंड फॉडर है, जो भूस उनको दिया जाता है, उसकी क्वालिटी जो है लो हो जाएगी। फर्दर ज़्यादा गर्मी के कारण जो है डिजीज़ भी लग सकते हैं इन लाइव स्टॉक्स को, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं तीसरी जो चीज़ है वो है लेबर वर्कफोर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे, वो ज़रा एक बार मैं बता देता हूँ कि देखिए वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ही कम होती चली जाएगी और वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी तो इंडस्ट्रियल यील्ड कम होती जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं आपके कम होने लगेंगे और ओवरऑल जो है इसका इफेक्ट हमारी नेशनल इनकम पे पड़ेगा। तो ये है लेबर फोर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट हो सकता है। चौथा है आपका जो एनर्जी क्राइसिस।
आप देखिए कि हमारे यहाँ जो डेटाज हैं वो ये कहते हैं कि जो प्राइमरी एनर्जी डिमांड है वो 2030 तक जो है आपका डबल हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता रहा, आप जानते हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी एनर्जी की, तो एनर्जी की फर्दर ऑलरेडी बहुत डिमांड है, और अगर इस तरीके से और डिमांड होगी एनर्जी की तो ये एनर्जी की डिमांड जो है ये क्लैश होगी हमारी क्लाइमेट पॉलिसीज़ के साथ। तो ये भी एक जो है गलत इम्पैक्ट डालेगा ओवरऑल हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर। फर्दर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। कैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है उसके अंदर बहुत सारी जो है नदियाँ बहती रहती हैं, और वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो है मूव ऑन करने वाली नदियाँ हैं, जिनके अंदर जो वाटर्स है वो हिमालयन ग्लेशियर्स में मेल्ट हो जाने के बाद वहाँ ऐड होता है। तो अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होगी तो आप जानते हैं कि हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट आउट होंगे, ग्लेशियर लेक में बस्ट आउट होगा, और जो नदियां हैं उनके अंदर जो है एक फ्लडिंग दिखाई देने को मिलेगी, ज़्यादा पानी जो है उसमें बहा जाएगा, और नतीजा ये होगा कि जो पानी है आप जानते हैं कि वो सीधा का सीधा जो है सागर में जाके मिल जाता है। तो ओवरऑल हमें कुछ फ़ायदा होता नहीं। रिजल्ट ये होता है कि वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है देश में, और दूसरे एंड पे जो है हमने अपना ही पानी जो है आपका वो बर्बाद भी किया। तो ये सब फैक्टर हैं। छठा फैक्टर ये है कि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है सबसे ज़्यादा वो है इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन के हिसाब से, क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं जिनकी सबसे ज़्यादा लो इनकम है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के वजह से, क्योंकि उनके ऊपर ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, चाहे अगर प्राइसेस बढ़ें या फिर एग्रीकल्चर में जो है किसी भी तरह का डिक्लाइन देखने को मिले। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो वल्नरेबल लोगों को ही होता है, और उससे इनइक्वालिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके ऊपर हमें जो काम करना चाहिए वो मिटिगेशन और अडेप्टेशन, ये दो वर्ड हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं क्लाइमेट के बातों को लेकर, कि कैसे जो है मिटिगेशन और अडेप्टेशन मेजर्स पे काम करना चाहिए। मिटिगेशन में तो मैं यही बोलूँगा कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हो, हमें जो है क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स का जो है कम इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश यही करनी चाहिए कि रिन्यूएबल्स की तरफ हम पहुँचें। दूसरी तरफ जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आनी होगी हमें, ऐसी पॉलिसीज़ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जैसे कि कुछ स्टेट्स ने शुरू भी कर दिया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ जो है हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करनी होगी, या यूँ कह लीजिए कि वेटलैंड कंजर्वेशन की बात करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट जो हैं वो रेगुलेट करते हैं रेनफॉल को भी और टेम्परेचर को भी, और अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखेंगे तो वो CO2 एमिशंस को एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, जो कि एक बेहतर तरीका है एनवायरमेंटल शॉक से बचने का। वहीं हमें जो है एक बेटर वेस्ट मैनेजमेंट करनी होगी। हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से जो है फर्दर ऐड अप हो जाता है हमारे ही एनवायरनमेंट के अंदर कूड़ा कचरा, जिसकी वजह से फर्दर और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक बेटर वेस्ट मैनेजमेंट की भी आवश्यकता है हमारे इस पूरे प्रोसेस में। वहीं अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी जो है या अडेप्टेशन प्रोसेस में मैं कहूँगा कि कुछ जैसे पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, उसको जो है इनकलकेट करना चाहिए। उसमें ये है कि जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है ताकि जो हीट बाहर के उसमें चल रही है उससे कम टेम्परेचर जो है इसके अंदर रहे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, कुछ उन्होंने लगाया भी है, बाकी देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है ओवरऑल इंडिया में। तीसरा, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि फार्मर्स को अवेयर किया जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक्स उनको बताई जाएँ, इरीगेशन बेस्ड फार्मिंग कैसे करनी है, माइक्रो इरीगेशन या ड्रिप इरीगेशन, या इसके अलावा दूसरी प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत अच्छी हैं जो एड्रेस कर सकती हैं क्लाइमेट चेंजेस में, इसके बारे में भी उन्हें जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि हम डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। देखिए, हर साल जब भी आपका जो है डिज़ास्टर आता है उसमें जो है $6 बिलियन कम से कम जो है खर्च हो जाता है हमारा पूरा का पूरा डिज़ास्टर के बाद होने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट होता है उसे ठीक करने में। तो इसलिए डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर डिज़ास्टर्स आए भी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है उस तरह का डैमेज ना हो। तो ओवरऑल इस तरह के जो है इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बाकी जो राइटर ने हाईलाइट किया है कि कॉमन मैन भी जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, अपने सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स को लेकर, बिहेवियरल चेंजेस को लेके, और एक पंचामृत का जो टारगेट है वो आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज का आर्टिकल का एनालिसिस। इसी तरह के आर्टिकल के एनालिसिस को रोज़ देखने और सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।